नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके पलटवार ने अमेरिका और इजराइल को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया है। कुवैत में ईरान के हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी में है। उसने अपनी परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का भी टेस्ट किया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में है अमेरिका। उधर ईरान ने भी इजरायली परमाणु बम की फैक्ट्री उड़ाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद ये जंग और खतरनाक होती नजर आ रही है। तो क्या है मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तेज होती जंग पर संयुक्त राष्ट्र के बाद मानवीय संगठनों ने भी जताई चिंता। तुर्की ने की मध्यस्थता की पेशकश, पाक आर्मी चीफ मुनीर ने रखी शर्त। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतदान केंद्रों के बाहर लगी वोटरों की कतार, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर। मिडिल ईस्ट में जंग से तेल की कीमतों में उछाल, यूरोपीय बाजारों में मचा हाहाकार, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी गैस सप्लाई रोकने की दी धमकी। और चलते चलते में देखेंगे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में कैद हुआ अद्भुत नजारा, विशालकाय जीव देख विशेषज्ञ भी दंग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा फैसला, नौसेना को परमाणु हथियारों से मजबूत करने का किया दावा। किम जोंग ने लगातार 2 दिनों तक नए युद्धपोत का किया निरीक्षण। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने की पीएम मोदी की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया में एक सेमिनार के दौरान मोदी को बताया अनोखा इंसान, कहा बेजोड़ शख्स हैं पीएम मोदी। क्यूबा में मैसिव ब्लैकआउट, देश की सरकारी बिजली कंपनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार, कैरिबियन देश को पंगु बनाने के लगाए आरोप। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी सरकार की समिति का एक्शन, अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को जारी किया समन, मामले की जांच से जुड़े रिकॉर्ड के मैनेजमेंट को लेकर गवाही देने की मांग। तो मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो इजराइल और अमेरिका के हमले रुक रहे और ना ही ईरान उन हमलों का जवाब देने से चूक रहा है। ऐसे में ये पूरा क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इजराइल से लेकर ईरान तक इन हमलों में कई बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई, कई लोग बेघर हो चुके हैं, आसमान से आग बरस रही है। ईरानी सेना IRGC का दावा है कि उसने उत्तरी खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया। वैसे इस संघर्ष में उसे भी बड़ा नुकसान हुआ है। श्रीलंका के तट के पास उसके फ्रिगेट IRIS डेना को ध्वस्त कर दिया गया। ये युद्धपोत भारत से युद्धाभ्यास में शामिल होकर लौट रहा था और इस दौरान अमेरिका के टॉर्पेडो हमले का शिकार हो गया, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की जान चली गई। लेकिन ईरानी जनरल क्यूमर्स हेदारी ने साफ कह दिया है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये युद्ध कितने समय तक चलता है। ईरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अमेरिका को करारा झटका देने तक इस युद्ध को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो वो इजरायली परमाणु बम की फैक्ट्री उड़ा देगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से और ज्यादा खुफिया अधिकारियों को भेजने की मांग की है, ताकि ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में मदद मिल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार ईरान से जुड़े ऑपरेशन के लिए इतने अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों को बुलाया गया है। और यही नहीं, अमेरिका ने अपनी परमाणु मिसाइल की भी टेस्टिंग की है। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परमाणु क्षमता वाली मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए बम से करीब 20 गुना ज्यादा ताकतवर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और हजारों किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ऐसे में एक सवाल तो यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में है, या फिर उसे इस बात का डर लग रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ऐसे में अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो अमेरिका अभी से जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। बहरहाल किसी भी स्थिति में ये जंग अगर परमाणु जंग का रूप लेती है तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिकी सीनेट में एक सब कमेटी की सुनवाई के दौरान मरीन कोर के एक पूर्व सैनिक ब्रायन मैकगिनिस को बाहर निकालने का भी मामला सामने आया है। दरअसल उन्होंने सीनेट में साफ शब्दों में कहा कि इजराइल के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान खींचतान की स्थिति बन गई।
इस पूरे घटनाक्रम ने इस जंग में अमेरिका की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान के ताकतवर पलटवार से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। हालांकि इजरायल का कहना है कि अमेरिका ने इजरायल को सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बात कही है, वो इस जंग में हमारे साथ है। लेकिन इस बीच अमेरिका को स्पेन से बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका का नेटो सहयोगी स्पेन, उसने साफ कर दिया है कि वो इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं है। दरअसल व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि स्पेन ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है, जिसे स्पेन सरकार ने तुरंत और स्पष्ट रूप से सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे अमेरिका के सभी दावों की पोल खुल गई। और इन सब के बीच ओमान सरकार ने सभी पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन फिलहाल यह मुमकिन नहीं दिख रहा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो दोनों देशों के बीच झड़प बढ़ती ही जा रही है, जिससे दोनों ही तरफ काफी नुकसान भी हो रहा है। बीती रात भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी रही। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कंधार में एयर स्ट्राइक की, जिसमें पूरे शहर में कई धमाकों की खबर है। वहीं अफगान सेनाओं का कहना है कि हमने पक्तिया, तोरखम, कुनार और कई दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि नंगरहार खैबर तोरखाम बॉर्डर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख जरिया रहा है, वहां से तालिबानी सेना के हमलों ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। उन्होंने तोरखम बॉर्डर की तरफ 205 अल बद्र कोर की स्पेशल टुकड़ियां भेजी हैं, जो तोरखम बॉर्डर के पास पहाड़ी के ऊपर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह कर रही हैं। वहीं तोरखम सीमा के गेट पर 100 से ज्यादा अफगान सेना के हथियार बंद सैनिक भी तैनात किए गए, जो पाकिस्तानी सैनिकों को देखते ही निशाना बना रहे हैं। अफगान सेना ने बॉर्डर के पास लंदी कोटल सेक्टर में मौजूद पाकिस्तानी सेना की पोस्टों पर आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से गोले दागकर उसे ध्वस्त कर दिया। गेट पर खड़े पाकिस्तानी सैनिक को स्नाइपर से मार दिया। इससे साफ है कि इस जंग में तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। लेकिन इस तेज होते संघर्ष की चपेट में जिस तरह आम नागरिक आ रहे हैं, उसे लेकर चिंता जताई जा रही है। सीमा पर स्थित जिलों में स्कूल और बाजार बंद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बीते दिन ही जंग रोकने की अपनी अपील दोहराई थी, और अब मानवीय सहायता संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि इन झड़पों के कारण अफगान लोगों के लिए मानवीय मदद पहुंचाने की मुहिम पर असर पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने की आशंका है। ऐसे में बिगड़ते हालात को देखते हुए तुर्की ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान एर्दोआन ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोबारा युद्ध विराम बहाल कराने में मदद करेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौता कराया है। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच कतर और तुर्की की ही मदद से युद्ध विराम हुआ था। उस समझौते के बाद इस्तांबुल में 6 दिन तक बातचीत भी हुई और नवंबर में तीसरे दौर की वार्ता पर सहमति बनी थी। लेकिन 6 और 7 नवंबर को हुई बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और शांति प्रक्रिया रुक गई। और उसके बाद बार बार बॉर्डर पर झड़पें देखी गई। मौजूदा संघर्ष भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ है। हालांकि अब तक तुर्की की इस मध्यस्थता की पेशकश पर दोनों पक्षों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जरूर कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति तभी मुमकिन है जब अफगान तालिबान पाकिस्तान विरोधी उग्रवादियों से अपने संबंध खत्म करे। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी फिलहाल पाकिस्तान जंग खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ऐसे में देखना यह होगा कि दक्षिण एशिया में जारी ये तनाव कब खत्म होता है और कितने और आम नागरिक इसकी चपेट में आते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में हो रहे आम चुनाव की। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग कराई जानी है और वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी रात तक रुझान आने लगेंगे और कुछ ही घंटों बाद यह साफ हो जाएगा कि देश की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। इस बार नेपाल चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं कराया जा रहा, बल्कि लगभग 6 महीने पहले हुए जेनजी आंदोलन में तत्कालीन ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद अब वहां पूर्णकालिक सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में इस बार मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। अब बात करें चुनाव से जुड़े आंकड़ों की, तो 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल के लगभग 3 करोड़ की कुल आबादी में करीब 1 करोड़ 90 लाख नागरिक मतदान करने के योग्य हैं। 2022 के चुनावों की तुलना में मतदाताओं की कुल संख्या में 9,15,119 की बढ़ोतरी हुई है।
इनमें लगभग 8 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो युवा हैं। नेपाल की चुनावी प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है। यहां 2 तरह से चुनाव होता है, जिसे एक मिश्रित चुनाव प्रणाली भी कहा जा सकता है। इसे 2015 के संविधान के जरिए लागू किया गया था, जिसके तहत पहला उम्मीदवारों का संसद के लिए सीधा चुनाव होता है और दूसरा पार्टियों को मिले वोट के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व तय किया जाता है। दरअसल भारत की तरह नेपाल में भी संसद के 2 सदन हैं। इनमें एक उच्च सदन नेशनल असेंबली है, जिसमें 59 सांसद होते हैं। वहीं निचला सदन यानी प्रतिनिधि सभा में 275 सांसद होते हैं। नेशनल असेंबली के चुनाव भारत की राज्यसभा की तरह होते हैं, जहां सांसदों को सीधे जनता की वोटिंग से नहीं चुना जाता। ये चुनाव प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों के लिए हो रहे हैं, जिनमें 165 सीटों पर सीधे वोटिंग के जरिए सांसद चुने जाएंगे। यहां आम चुनाव के लिए हर एक मतदाता को 2 वोट डालने का अधिकार होता है, यानी एक वोट 165 सीटों में से खड़े किसी एक उम्मीदवार को सीधे तौर पर चुनने के लिए डाला जाएगा और दूसरा वोट किसी राजनीतिक दल को, जिसे बाद में मिले हुए वोट के आधार पर प्रतिनिधि सभा में सीटें आवंटित की जाएंगी। इस बार के चुनाव में कुल 6,619 उम्मीदवार मैदान में हैं। और बात करें पीएम पद की रेस की, तो इसमें प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी से काठमांडू के पूर्व मेयर और पूर्व रैपर 35 वर्षीय बालेन शाह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन यूएमएल से 74 वर्षीय और 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस से 49 वर्षीय गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी से 71 वर्षीय पूर्व माओवादी नेता और 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दहल प्रचंड का नाम शामिल है। नेपाल के युवा अपनी पसंद की सरकार चाहते हैं। उन्होंने ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा ही इसलिए खोला था ताकि देश में युवाओं की सरकार बनाई जाए। लेकिन पीएम पद की रेस में अब भी वही पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि क्या नेपाल में अब हालात स्थिर होंगे, क्या युवाओं को मनचाही सरकार मिलेगी। महज कुछ ही घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस के बड़े कदम की। तो पूरी दुनिया इस वक्त डर के माहौल में है। मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया तक जंग छिड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर गया है। साउथ चाइना सी में कब चीन की तरफ से मोर्चा खुल जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में अमेरिका से लेकर जापान तक, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के सभी देश टेंशन में हैं। और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने यूरोप पर दबाव बनाने के लिए उसकी गैस सप्लाई खत्म करने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि शायद हमारे लिए यह सही होगा कि हम अभी यूरोपीय बाजारों को गैस की सप्लाई रोक दें। यह अभी कोई फैसला नहीं है, मैं बस जोर से सोच रहा हूं। यूरोप रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन रूस के लिए नए बाजार खुल रहे हैं। दरअसल ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, क्योंकि ईरान ने तेल की वैश्विक सप्लाई के लिए बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है, जिसके बाद कतर ने अपनी एलएनजी की सप्लाई रोक दी। गौरतलब है कि कतर यूरोपीय संघ की गैस जरूरतों का 6% हिस्सा पूरा करता है। ऐसे में इन चुनौतियों के बीच यूरोपीय गैस की कीमतें 48.66 यूरो प्रति मेगावाट घंटा तक पहुंच गई हैं। गैस कीमतों में यह 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी है, जिसने यूरोपीय सरकारों की नींद उड़ा दी है। यूरोपीय संघ के गैस और तेल से जुड़े समूहों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए आपातकालीन बैठकें भी की। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौजूदा हालात में उनके पास रूस के सिवा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के तेल निर्यात को खत्म कर दिया है और अब वो ईरान के भी तेल के कुएं पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुट गया है। इराक को तो पहले ही इस लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। ऐसे में रूस के लिए अपना तेल व्यापार बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। वैसे अब तक तो यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर रूस के तेल व्यापार को खत्म करने में जुटे हुए थे। यूक्रेन युद्ध खत्म करने का हवाला देकर उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए। यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 में एक कानून पास किया, जिसके तहत 2027 के अंत तक रूसी गैस को पूरी तरह प्रतिबंधित करना है, और इसके बावजूद वो रूस को झुकाने में नाकाम रहे। और अब जिस तरह रूस यूरोप की गैस सप्लाई को रोकने की धमकी दे रहा है, ऐसे में यूरोप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। यानी फिलहाल गेंद पूरी तरह रूस के पाले में है। अब देखना यह होगा कि इस संकट की घड़ी में क्या यूरोपीय देश रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे मिली विशालकाय शार्क की। तो अंटार्कटिका का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ की एक मोटी चादर सामने आ जाती है।
सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना था कि इस बर्फ के नीचे ठंडे पानी में शार्क का जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि शोधकर्ता एलन जेमिसन अंटार्कटिका के गहरे समंदर में अपनी रिसर्च में व्यस्त थे। उनका कैमरा करीब 1608 फीट की गहराई में था। वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचती भी नहीं है, लेकिन अचानक कैमरे के सामने एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी और जब गौर से देखा गया तो जेमिसन और उनकी टीम दंग रह गई। ये करीब 13 फीट लंबी एक विशालकाय शार्क थी। जेमिसन ने बताया कि वो आकार में किसी टैंक जैसी दिख रही थी। बंजर समुद्री तल पर शार्क को देखना वाकई हैरान करने वाला है और इसे इसलिए रेयर माना जा रहा है क्योंकि शार्क की अधिकांश प्रजातियां 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जीवित नहीं रह पाती। अंटार्कटिका के इन ठंडे इलाकों में शार्क की मौजूदगी का यह अपनी तरह का पहला रिकॉर्ड है। ये शार्क सतह के बजाय बहुत गहरे पानी में घूम रही थी, जहां का प्रेशर और ठंड जानलेवा होती है। इसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। ये खोज बताती है कि कुदरत कैसे हमें चौंका सकती है और अब वैज्ञानिक इस खोज में जुट गए हैं कि क्या अंटार्कटिका के नीचे ऐसी और भी छोटी बड़ी मछलियां छिपी हुई हैं। फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।